software. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों पर जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ है। हंगामे के कारण स्थगित हुआ है सदन। आखिर क्या है इस हंगामे की वजह। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख से अधिक आवेदकों की पात्रता की जांच पर टीएमसी आखिर क्यों कर रही है विरोध। होंगे कई अहम सवाल और जवाब भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान भारी हंगामे का कारण स्थगित हुआ सदन। आज ही होना था मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर हुआ आपका हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन है एक महत्वपूर्ण कदम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान और निकोबार कमान की परिचालन तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राजनाथ सिंह कमान और इसकी बाहरी इकाइयों के परिचालन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी लेंगे जायजा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख से अधिक आवेदकों के पात्रता की जांच पर टीएमसी का विरोध। केंद्रीय योजनाओं में लूट की खबर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लिया है संज्ञान। और कंझावाला मामले में छठे आरोपी आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशुतोष की कार के नीचे ही मृतक महिला को घसीटा गया था। सभी आरोपियों का कराया गया मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीडी में मेयर के चुनावों की इस वक्त में। और मिनी सरकार में नया बॉस कौन बनेगा इसको लेकर के आज वोटिंग होनी थी, लेकिन जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से एमसीडी के सदन को स्थगित कर दिया गया। मिनी सरकार में नया बॉस कौन होगा इस पर आज वोटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जमकर हंगामा कटा और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली नगर निगम को आज मिलना था मेयर। परिणाम के करीब 1 महीने बाद मेयर पद के लिए होना था चुनाव, लेकिन दिल्ली मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही सिविक सेंटर में जमकर हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। मनोनीत सदस्यों के शपथ को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। उनका कहना था कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों दिलाई जा रही है। भारी हंगामे की वजह से अगली तारीख तक के लिए एमसीडी का सदन स्थगित करना पड़ा और अभी फिलहाल अगली तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अगली तारीख घोषित की जाएगी कि अगली तारीख कौन सी होगी जब सदन बैठेगा और यह निर्वाचन किया जाएगा। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर का भी आज ही चुनाव होना था। तो बेहद महत्वपूर्ण था आज का सत्र, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया आज का एमसीडी का सत्र। आम आदमी पार्टी से शैली ओबराय महापौर पद की प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के लिए आलिम मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी प्रत्याशी बनाए गए थे। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी आज ही होना था चुनाव, लेकिन ये सब हंगामे की भेंट चढ़ गया और सदन नहीं चल सका। उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया था। इस नियुक्ति पर भी आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच फिर से तलवारें खिंच गई और किसी भी नियुक्ति पर जिस तरह से उपराज्यपाल को कटघरे में खड़ा करती आम आदमी पार्टी, वो एक बार फिर नजर आया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर और पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 7 सांसद,
3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 विधायक मेयर पद के वोट करने के अधिकारी थे। वहीं कांग्रेस ने एमसीडी के मेयर चुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कहा है कि वो इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के पार्षद न आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और न ही बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। तो एमसीडी मेयर बनाने के लिए 138 वोट चाहिए। कांग्रेस के गैर हाजिर रहने की स्थिति में यह संख्या 133 पर टिक जाती है, यानी सिर्फ 133 वोटों की जरूरत होगी मेयर के लिए अगर कांग्रेस गैर हाजिर रहती है। 2012 के बाद यह पहला मौका है जब पूरी दिल्ली में एक ही मेयर होगा और आज उसके लिए चुनाव होना था लेकिन वोटिंग नहीं हो सकी। दिल्ली में एमसीडी के कार्यकाल के 5 सालों में हर वर्ष मेयर बदलता है। यह बड़ा दिलचस्प है इसको जानना। पहला साल महिला, दूसरा साल सामान्य, तीसरे साल आरक्षित वर्ग और बचे हुए 2 सालों के लिए भी सामान्य वर्ग के लिए पद आरक्षित रहता है, यानी कि हर वर्ष यह मेयर पद के लिए जो व्यक्ति रहता है वो चेंज जाता है। पिछले बार संपन्न हुए 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। तो आइए सबसे पहले इस पूरे हंगामे के बीच में सुनते हैं कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा जो जिला पूर्व मिदनापुर है उधर आवास प्लस योजना के लिए जो नीति अपनाया है वो भयंकर प्रकट हुआ है। सरकार का जो नीति है सेंट्रल गवर्नमेंट, दरअसल एक आगे की स्टोरी की ये कहानी थी जिसको वो पूरा कर रहे थे सज्जन, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि बीजेपी ने के कपिल मिश्रा ने इस पूरी जो कवायद है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है और कहा है कि इस तरह का हंगामा निश्चित तौर पर गलत है। क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी, आपके पास तो पूरी मेजॉरिटी है और आप इस प्रकार का तमाशा कर रहे हो नगर निगम के अंदर, मारपीट कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, इस नगर निगम को नष्ट करने पे आ गए। पहले दिन ये जो आम आदमी पार्टी के गुंडे मेयर के चुनाव में, जो देश का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को? कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश और साथ ही साथ अनुज यादव 2 लोग जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से आज हंगामा बरपा और पूरी दिल्ली को इस बात की उम्मीद थी कि आज उन्हें नया मेयर मिल जाएगा, वो आज संभव नहीं हो सका क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच में पहले नोकझोंक हुई और उसके बाद हंगामा कट गया, जिसके बाद सदन को चलने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर तमाम सारे आंकड़े थे। ऐसा कहा जा रहा था कि 138 वोट पाकर के इस सदन में एमसीडी का जो मेयर है, पहला मेयर है, वो चुना जा सकेगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने लगातार हंगामा किया। उनका कहना था कि जो मनोनीत पार्षद हैं, जिसको उपराज्यपाल ने मनोनीत किया है 10 पार्षदों को, उनको शपथ पहले क्यों दिलाई जा रही है, जबकि परंपरा रही है कि पहले शपथ जो चुने हुए सदस्य हैं उनको दिलाई जाती है। तो इस एक जिसको कहना चाहिए कि एक किसी छोटी सी एक बात को लेकर के उन्होंने हंगामा किया, शांत करने की कोशिश की गई, सदन को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हंगामा रुका नहीं। और बीजेपी के तमाम सदस्य थे, उनका कहना था कि एक बार वोटिंग हो जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किसके पक्ष में कितने लोग हैं। हम आपको बता दें कि जो ये वोटिंग है, दरअसल इसमें किसी भी तरह से कोई क्रॉस वोटिंग पर जो एक दंडात्मक कार्रवाई होती है, व्हिप जारी होता है, वो व्हिप जारी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं वो स्वतंत्र हैं अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए। हमारे साथ में रजनीश बने हुए हैं, उनके पास पहले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है। और अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज के पास चलते हैं, रजनीश हमारे पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अनुज, ये जो पूरा हंगामा बरपा, उसके बाद की क्या स्थिति बनेगी? कब जो है सदन दोबारा बुलाया जाएगा? और इस तरह की जो स्थिति है दरअसल वो अभूतपूर्व है क्योंकि इस तरह सोचा नहीं गया था कि सदन चलेगा ही नहीं। और जो आज मेयर के नाम की सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज नया मेयर मिलेगा दिल्ली को, वो आज पूरा नहीं हो सका।
देखिए निखिल, दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि जिन 10 मनोनीत सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है, इन्हें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो आखिर आम आदमी पार्टी को किस बात का खतरा? दूसरी सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के मेयर के चुनाव के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन के अंदर ही मेयर को नहीं चुना गया। आज की जो सदन की कार्रवाई थी उसको स्थगित पूरे दिन भर के लिए कर दिया गया है। अब इसकी नई तारीख आएगी, नई तारीख क्या होगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जानते हैं कि नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लेकर हंगामा करना, जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो आखिर आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है? इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस चुनाव के अंदर, मेयर के चुनाव के अंदर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें नहीं चलता। किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक दल का विहिप जारी नहीं होता। इसी वजह से ये एक दिलचस्प चुनाव बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ना होते हुए भी वो बड़ी शिद्दत से इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पार्षद, चाहे वो किसी भी दल के पार्षद हो, वो स्वतंत्र होते हैं अपनी वोट को देने के लिए। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात, दो महिलाओं के बीच में यह मुकाबला है और दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से ताल्लुक रखती हैं। चाहे हम रेखा गुप्ता की बात करें या शैली ओबराय की बात करें, दोनों का एक अच्छा व्यक्तित्व है, एक अच्छा प्रोफाइल है। काफी पुरस्कार इनको समाज सेवा के अंदर मिले हैं। राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता है, उन्होंने काफी काम किया है, छात्र राजनीति से भी जुड़ी रही हैं। ऐसे में जो पार्षद चुनाव जीतकर आते हैं, पार्टी के अलावा कहीं ना कहीं वो जो एक व्यक्ति का प्रोफाइल है उसको भी देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही उठ रही है, क्या आम आदमी पार्टी को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं था? क्या उनको इस बात का डर था कहीं उनके पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हुए कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दे दें? क्योंकि 10 पार्षदों की शपथ को लेकर निश्चित तौर पर एक परंपरा तो रही है कि पहले परंपरा, लेकिन अनुज, परंपरा कोई नियम नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है, किसी को भी शपथ पहले दिलाई जा सकती है। कानूनी बाध्यता नहीं है, परंपरा कोई नियम नहीं होती। और अगर कोई चाहता, जिसके पक्ष में बहुमत होता, वो चाहता कि सुचारू रूप से सदन चलना है और हमारा अगर मेयर चुना जाना है तो पहले मनोनीत सदस्य ही एक बार शपथ ले लें। कोई नियम तो ऐसा है नहीं, और उसके बाद हमारे पक्ष में जो पार्षद हैं वो तो है ही, हम जीत जाएंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां थी वो अधूरी थी, उनको खुद पर विश्वास नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब 10 मनोनीत सदस्य हैं, एक परंपरा तो देखिए चली आ रही थी कि पहले चुने हुए पार्षदों को जो है शपथ दिलाई जाती है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये प्रोटेम स्पीकर के ऊपर ये रहता है कि वो किसको पहले शपथ दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मैं लगातार इसी बात को कह रहा हूं, कि जब उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा डर था, क्रॉस वोटिंग का डर था, अपने पार्षदों पर शायद उनको विश्वास नहीं रहा कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दी जाए। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है, इसका कोई भी किसी भी तरीका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। और यही आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि बहुमत आपको है। और देखिए, चुनाव, मतदान, निश्चित तौर पर मतदान आज होना था, लेकिन अगर हम एक विश्लेषण की बात करें निखिल, तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत है, उन्हीं का मेयर चुना जाना है, डिप्टी मेयर उन्हीं का चुना जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति अपनाई, जिस तरीके से बड़ी शिद्दत से उन्होंने चुनाव को लड़ा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसा डर तो निश्चित तौर पर था। या तो उन्होंने तैयारी नहीं की थी, या अपने वो पार्षदों को पूरी तरीके से अपने पक्ष में नहीं ले पाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पार्षदों की भी अपनी एक अंदरूनी लड़ाई आपस के अंदर रहती है, भले ही वो अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़कर जीते हों। तो ये इस तरह की बातें जरूर हैं जो आज के मेयर के चुनाव में दिखाई दी हैं। और ये नगर निगम के मेयर के चुनाव में आज तक ऐसा हंगामा देखने को नहीं मिला। एक ही दिन के अंदर मेयर को चुना गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर पहले नागरिक की बात करें तो वो दिल्ली का मेयर ही होता है। जी, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ में ताजा अपडेट्स के साथ में रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले तो विस्तार से बताइए कि किस तरह से ये सारा हंगामा हुआ और हंगामे की वजह क्या रही, वहां पर जो आपने ग्राउंड पर देखा उसकी रिपोर्ट हमें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम अंदर की बात करें, जो हंगामे का सबसे बड़ा कारण रहा वो 11 बजे जब शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी हंगामा करती रही और अंत में अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया सदन को।
आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि जो उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत है उनको सबसे पहले शपथ क्यों दिलाई जा रही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का कहना था। इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भी हंगामा शुरू किया कि ये आप सदन चलाने का ये तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, उनसे हमारी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, अपने डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो यहाँ मतदान करने आए हुए थे, शांतिपूर्वक हम लोग थे, लेकिन जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पे अपने पार्षद पे भरोसा नहीं, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह आज चीजें हुई हैं ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। तो निखिल, जिस तरह आज हंगामा हुआ, ना तो हंगामा इसके पहले कभी हुआ था, ना तो इस तरह की कभी चीजें देखी गई कि लोग स्ट्रीट बेंच पे खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, एक दूसरे के लोग कुछ बीच बचाव करने की कोशिश की गई क्या रजनीश, कि किसी तरह से सदन को सुचारू किया जा सके, जो बैठक है सदन की वो चल सके और अध्यक्ष का दरअसल मेयर का चुनाव हो सके, इसके लिए कुछ कोशिश की गई या एक के बाद एक जो है वो छीटाकशी और जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं ये शुरू से 11 बजे के बाद ही ये शुरू हो गया और रुका ही नहीं? जी बिल्कुल, ये लगातार है। अंत में पीठासीन से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये अगर आप लोग चलने नहीं देंगे तो हमें स्थगित करना पड़ेगा। अंत में स्थगित कर दिया गया अगली तारीख को। इस तरह हंगामा नहीं चलता। बाहर निकलने के बाद जो तमाम नेता थे उन्होंने साफ तौर पे इसकी भर्त्सना की कि ये सदन चलाने का तरीका ठीक नहीं है, ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहे। अनुज यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनुज, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, जिस तरह से सदन स्थगित किया गया, क्या वजह थी? क्या थोड़ा प्रेशर टैक्टिस था बीजेपी का और उसके आगे सकम कर गई आम आदमी पार्टी, उसको थोड़ा और समय चाहिए तैयारियों के लिए? क्या इस वजह से उन्होंने इसको स्थगित कराया या उनको आज लग रहा था कि उनके जो पार्षद हैं वो उनके बस में नहीं है और कहीं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें? देखिए, इसके अंदर निखिल दो बातें हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति अपनाई थी और पहले से ही अपने एक एक पार्षद के साथ बैठक करके पूरी ट्रेनिंग दी गई थी और अपने पार्षदों को अपने पक्ष में भी लिया गया था कि क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक डर था। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है निखिल, अगर मैं भविष्य के चुनाव की बात करूं या भविष्य की राजनीति की बात करूं तो फिलहाल तो देखिए अभी तक जो आज मेयर और डिप्टी मेयर का जो आज चुनाव था ये सिर्फ 3 महीने के लिए था, क्योंकि 1 अप्रैल से कार्यकाल दिल्ली के मेयर का माना जाता है और उसके अंदर अभी 3 महीने बाकी थे। 3 महीने के बाद फिर से मेयर का चुनाव दिल्ली के अंदर होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, दिल्ली का जो मेयर होता है वो प्रथम नागरिक जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अगर नगर निगम में किसी के पास होती है तो वो होती है स्थायी समिति में। स्थायी समिति का अलग से चुनाव होता है, उसके सदस्य का चुनाव होता है और स्थायी समिति का एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसको सारी फाइनेंस की पावर होती है। दिल्ली के अंदर क्या योजना बनेगी, कितना उसके लिए बजट जारी होगा, यह स्टैंडिंग कमेटी फैसला करती है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव निखिल कैसे होता है? 12 सदस्य तो एक एक जोन से चुने जाते हैं। दिल्ली के अंदर नगर निगम के 12 जोन है जिसमें एक एक सदस्य चुना जाएगा, लेकिन 6 सदस्य आज ही चुने जाने थे, वो सदन चुनता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर था कि कहीं वो 6 जो सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए, कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी ना मार जाए। तो सबसे ज्यादा डर कहीं ना कहीं मेयर चुनाव के साथ साथ लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की, जो स्थायी समिति के अध्यक्ष की जो आज भूमिका बनती 6 सदस्यों के चुनाव से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम में बहुमत होते हुए उस चुनाव के अंदर पिछड़ जाए। तो स्थायी समिति का जो चुनाव अब से 1 महीने बाद होगा, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी शायद उसके लिए भी अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाई, रणनीति नहीं बना पाई। एक बात बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या जो स्थायी समिति के जो सदस्य चुने जाएंगे वो पूरे 5 वर्षों के लिए होंगे या उनमें भी एक एक वर्ष पर जिस तरह से मेयर पद बदला जाता है उस तरह से बदले जाएंगे? देखिए, स्थायी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं निश्चित तौर पर उनका चुनाव जो है वो 1 महीने के बाद होगा, लेकिन स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है मेयर के साथ साथ उनका भी कार्यकाल लगातार उनका बदलता रहता है और स्थायी समिति का अध्यक्ष जो होगा निश्चित तौर पर उनका बदलाव होता है और उसके अंदर भी चुनाव होता है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए। रजनीश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। केंद्रीय योजनाओं में लूट की जांच में टीएमसी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन आखिर क्यों ये सवाल उठाए हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। आखिर क्यों केंद्रीय योजनाओं में लूट की जांच, टीएमसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक टीम, केंद्रीय टीम दरअसल पश्चिम बंगाल में भेजी है जांच के लिए। और इस जांच की टीम पर कहीं ना कहीं ऐतराज है ममता बनर्जी को। 11 लाख से ज्यादा PMY के मौजूदा एप्लीकेंट में जांच टीम को मौके पर पात्रता की जांच करनी है और उस पर टीएमसी को ऐतराज है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त स्थानीय अधिकारियों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरीबों का हक छीन लिया है। शुवेंदु अधिकारी ने दोषियों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने गरीबों का हक छीना है, उन पर मुकदमा चलाया जाए। स्थानीय लोगों की परेशानी और उनकी पात्रता को नजरअंदाज करने की खबर दूरदर्शन ने भी दिखाई थी। हमने अपने इस कार्यक्रम इस वक्त में भी इसको प्रमुखता से उठाया था। मिदनापुर सहित कई इलाकों में केंद्रीय योजनाओं में लूट का विवरण स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने रखा है और ये विवरण हम आपको सुनवाएंगे भी। उधर मनरेगा के मजदूरों को काम न मिलने का बहाना लेकर टीएमसी ने स्थानीय लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया, कहा कि वो विरोध प्रदर्शन करें। जबकि मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए खुद राज्य सरकार ने पहल की है और उसमें भारी भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कबूली भी है। राज्य सरकार ने मनरेगा के 2.5 करोड़ जॉब कार्ड में फर्जी कार्ड्स को लेकर जांच की सिफारिश की है। जाहिर है वे पात्र लोग जिन्हें अपने स्थानीय इलाके में मजदूरी मिलनी थी, पलायन के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि उनको वहां पर मजदूरी नहीं मिली। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सुरक्षा के घेरे में केंद्रीय जांच टीम डीएम ऑफिस का दौरा कर रही है और बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे किसकी साजिश है? और आइए सुनते हैं उन लोगों को जो हमने बताया कि तमाम जो मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं या उसके साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह से उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। हमारा जो जिला पूर्व मिदनापुर है, उधर आवास प्लस योजना के लिए जो नीति अपनाया है वो भयंकर प्रकट हुआ है। सरकार का जो नीति है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आइन है आवास प्लस के लिए, वो सभी भंग करके अपना कार्यकर्ता को, प्रधान का रिलेटिव को वो आवास प्लस दे रहा है। लेकिन जो लोग छोटा से घर का है, कच्चा घर में है, जिसका और कोई चारा नहीं है घर करने के लिए, बहुत गरीब आदमी है, कष्ट में जी रहा है, उसको वंचित कर रहा है। ये मेरा घर है, घर का हालत बहुत खराब है, रहने का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आवास प्लस में मेरा नाम था, दूसरा ने आके मेरा नाम काट दिया।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिशिर बजोरिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं प्रसेनजीत बख्शी। सबसे पहले प्रसेनजीत, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आपसे हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन जानना चाहेंगे कि दरअसल सिचुएशन वहां पर क्या है। 11 लाख से अधिक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, उसमें जांच की मांग उठी है और जांच की जा रही है। किस तरह की स्थिति है, क्या जानकारी देंगे आप हमें? देखिए निखिल, पहले भी मैंने बताया था कि ये जांच के बारे में जो बता रहे हैं आप, ये सारे एक तरह की हम नाटक, यही मैं पिछले बार भी कहा था कि एक तरह की नाटक है। नाटक इसलिए है कि ये जांच की बात तब आई जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा बंद कर दिया गया और तभी लगा कि जो बांग्ला आवास योजना के नाम पर चलाया जा रहा था, जबकि जो सही में है प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये जो मनरेगा की बात है जहां पे फेक जॉब कार्ड बनाकर काफी सारे पैसा का डाइवर्शन हो रहा था, साइफोनिंग हो रहा था, तो ये जब केंद्रीय सरकार की नजर में आने के बाद वो पैसा बंद किया है और पैसा बंद करने के बाद यहाँ की फंड जिस तरह से डाइवर्ट किया जाता था वहां पे कमी आ गई, तो इसके कारण ये जांच की एक प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, एक जांच की नाटक चालू कर दिया। मैं इसको नाटक इसलिए बता रहा हूं, एक 20 सेकंड के अगर टाइम दे तो। जी। मैं दुर्गापुर से हूं, वो दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और मुझे पता है कि किस तरह से पहले वाम मोर्चे की जो लेबर यूनियन होता था, उन्होंने किस तरह से ये काम करते थे। पहले उन्होंने जो मालिक है उनके साथ एक संपर्क बना लेते हैं कि आगे जाके हम बोनस देंगे, आगे जाके हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, आगे जाके हम कैजुअल लेबर्स को परमानेंट करेंगे। तो जब ये तय हो जाता था, उसके बाद इन सीआईटीयू की लोगों ने धरने पे बैठ जाता था। तो ये पहले से एक तय किया गया स्थिति है। ये दुर्गापुर में रहने के कारण मुझे पता है किस तरह से ऐसा चलता था। और बताया ये जाता है कि ये जो तृणमूल की सरकार है 2011 में, ये वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार की एक एक्सटेंशन है। तो तरीका एक ही है, मतलब जब पता चला कि ये सरकार को, केंद्रीय सरकार को पता चल गया है कि यहाँ पे धांधली कहाँ पे है और पैसा बंद कर दिया गया है, तो तब जांच के नाम पर एक स्थिति पैदा कर दिया गया। देखो, हम सामने पंचायत चुनाव है और उसके सामने उसके पहले हम साफ सुथरा एक छवि लेके आपके सामने गांव में पहुंचना चाहते हैं और आपकी जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील में हम चिकन देना पसंद करेंगे 3 महीने के लिए। तो ये जो सारे की प्रक्रिया है, ये पंचायत चुनाव को सामने रखकर किया गया है और इसमें कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। अब सेंट्रल टीम आने के बाद जो अब मालदा और इस मेदिनीपुर में है, तो पता चलेगा कितना दूध है और कितना पानी है। निखिल जी, चलिए इस चर्चा से जोड़ते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके पास आते हैं। अगर कोई ऐसी योजना है जिसमें किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये कहा जाए कि कुछ लोगों ने उसमें गरीबों का जो सही में पात्र हैं, अगर उनका हक मारा है और उसमें जांच हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? स्वयं प्रकाश जी, आपकी आवाज हम जी एक बार चेक कर लें म्यूट। जी ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक ऐप चालू किया है जनता के लिए ही, दीदी सुरक्षा कवच। उसमें बंगाल आवास योजना को भी जानकारी है कि हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाएंगे, किसकी क्या दिक्कत है ये जानने के लिए। सरकार का काम है कि आप जनता तक जुड़े, यही हमारे कर्मियों का भी निर्देश है। अगर कहीं भी कोई एक थोड़ी सी भी गलती पाई जाती है, 48 घंटे के अंदर में उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये हमारी नीति ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किस तरह से बंगाल की प्रैक्टिस की जा रही है। आप देखिए, थोड़ी बहुत तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है स्वयं प्रकाश जी, ये तो अच्छी बात है स्वयं प्रकाश जी कि अगर जांच की जा रही है, 48 घंटे में एक्शन ले रहे हैं, तो ये तो राज्य सरकार की सतर्कता की बात हो, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और मैं उससे सहमत भी हूं। लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसी भी जांच कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या? उनको भी जांच करनी चाहिए। सेंट्रल एजेंसियां तो जांच कर ही रही है, ऑपोजिशन पर कर रही है। वो कोई उनका एजेंडा फिक्स है कि जो सरकार
जो भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट की सरकारें हैं, वहां पे आप जांच पड़ताल करते रहिए। आप मध्य प्रदेश में जांच मत करिए, आप उत्तर प्रदेश में जांच मत करिए, आप गुजरात जाके जांच मत करिए। आपको जो जांच करनी है, आप कांग्रेस शासित राज्यों, तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों, जो भी राज्य आपके विरोध की आवाज उठाते हैं, उनके अगेंस्ट में आप जांच करिए। तो इसका विरोध है, विरोध जांच का नहीं है। अभी देखिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 2018 की ये योजना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 की है। 2022 तक अभी तक इनके पास से पैसे नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति है, 2022 हो गया है, ये पैसे नहीं भेज रहे, जांच की बात कर रहे हैं। 56 लाख घरों के आवेदन आए, 17 लाख लोगों के नाम हमारी राज्य सरकार ने। देखिए, दो प्रश्न उठते हैं दरअसल। एक मिनट जी। 17 लाख लोगों के नाम ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। 39 लाख लोगों में से 11 लाख लोगों के घर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अभी पैसे नहीं आ रहे, फिर भी राज्य सरकार काम करने से नहीं पीछे है। राज्य सरकार काम कर रही है। दो प्रश्न उठते हैं। आप अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। दरअसल इसका जवाब जो है वो बिजोरिया साहब देंगे, लेकिन दो प्रश्न उठते हैं कि अगर कोई कर नहीं है तो डर कैसा? जांच कोई भी हो जाने दीजिए, तो उसमें जांच भी होगी, जो कम से कम अगर उसमें कोई चीज अनियमितता पाई जाती है तो उसको ठीक कर देंगे। आपका भी उद्देश्य है कि गरीबों को घर मिले, केंद्र सरकार का भी उद्देश्य है गरीबों को घर मिले, लेकिन इसमें राजनीति की जगह कहां बचती है? दूसरी बात, क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं केंद्र सरकार की योजनाएं वहां परवान न चढ़े, इसलिए ऐसा होता है? बिजोरिया साहब की बारी है, बिजोरिया साहब इसका जवाब देंगे, उसके बाद आपके पास दोबारा आएंगे स्वयं प्रकाश जी। बिजोरिया साहब जी, मैं सुन रहा था पुरोहित जी जो बोल रहे थे। सबसे पहले पुरोहित जी, एक छोटा सा शायद आपके बोलने में भूल हो गया, या आप प्रवाह में बह गए कि टीएमसी शासित राज्य नहीं, आपके पास पूरे देश में देश बहुत चलिए वो कोई सर मेरे को बोलने दीजिए, मैं चुप बैठा था जब आप बोल रहे थे। अब आइए बंगाल, आप एक और बात बोले, बंगाल आवास योजना। पुरोहित जी, ये कौन सा योजना है? ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। यही चीज आप बहुत सच बोले आज, क्योंकि आपके पूरे एक बंगाल में एक ही चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकर योजना। जो भी केंद्र का योजना है उस पर स्टिकर लगा के पकड़ा गया है। अरे शर्म कीजिए पुरोहित जी, पकड़ा गया है कि स्टिकर लगा के नाम बदल दो। चलिए, आज तो आपने डीडी चैनल में, इतने बड़े चैनल में आप खुद ही बोल दिया बंगाल आवास योजना। जो आप देखिए, बंगाल में दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार का सड़न फैल गया है चारों तरफ। ये जो बोलते हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम किया, हम 17 लाख नाम हटा दिए। भाई साहब, मैं पूछूं, ये सब गलत नाम आया कैसे? ये गलत नाम कैसे आया, मैं उसका व्याख्या दे देता हूं। आपके ही नेतागण, तृणमूल के नेतागण बोलते हैं कि जो तुम लोगों से कमाओ 2/3 पार्टी में जमा करो, 1/3 अपने पास रखो, सत्यता से काम करो। ये इसको बोलते सत्यता। ये आपके नेता बोले हैं पुरोहित जी। और जहां तक अभी आप बोले 11 लाख मकान बना दिए, मुख्यमंत्री महोदया का बयान है कि मैंने 1 माह में 11 लाख मकान बना दिया। ये तो ऐसा ही हुआ, जबकि सरकार में आने के, मैं 11 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आते ही 3 महीने में बोल दिए मैंने 90% काम कर दिया, और अभी बोलती है मैं 70% कर दी। देखिए, दुर्भाग्य है कि इसी भ्रष्टाचार के कारण जो यहाँ तृणमूल से जो वास्ता रखते हैं उनका मकान बनता है, जो तृणमूल को कट मनी देते हैं उनको रोजगार मिलता है। और इसलिए यहाँ पर ऑडिट ये कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी तरह का जांच नहीं चाहते। मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली में जाके बोलिए खुद कि कुछ भी करिए, हमसे हिसाब मत मांगिए। अरे ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, बिगर ऑडिट के कैसे हो सकता है? और आपको कोई भी जांच में चिढ़ क्यों? आप बोलते हैं कि कांग्रेस एक और प्रदेश बता दीजिए। जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब देंगे। जब पैसा जनता का है, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, तो एक तो उसमें जांच पर ऐतराज क्यों? दूसरी बात ये जो एक प्रश्न उठाया है कि योजनाओं का नाम बदलकर राजनीति करने से क्या फायदा? आखिर लाभ तो जनता को मिलेगा। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जो आपका मोटिव है वही गलत है। बाजोरिया जी को दिक्कत है क्या बंगाल के अंदर में? अगर बंगाल के नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा है। केंद्र सरकार का मेजर पैसा है, 13,000 करोड़ में से 8,500 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। पूरे देश में कहीं भी योजना का नाम नहीं बदला गया, फिर पश्चिम बंगाल में क्यों?
नहीं, और दूसरी बात सुनिए, देखिए काम होने से मतलब है, लोगों को छत मिलने से मतलब है। आप नाम में मत पढ़िए, क्या इसी वजह से आप बंगाल का नहीं, केंद्रीय योजनाओं का नाम तो केंद्र की सरकार रखेगी। मान रहे हैं क्या इसका मतलब आप मान रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि दरअसल असल मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार की योजना का नाम, जो कि केंद्रीय योजना का नाम है, तमाम योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री, और आज से नहीं है पुरोहित साहब, आज से नहीं है। प्रधानमंत्री योजनाओं का नाम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री की दूसरी योजनाएं हो, पहले समय से वो प्रधानमंत्री के नाम पर चलती आ रही हैं, और वो एक माना जाता है कि केंद्र सरकार की योजना है। मेजर जो पैसा है, जो मेजर फंड होता है, वो भी केंद्र सरकार का होता है। तो इसमें ऐतराज क्या था? पूरे देश में कहीं ऐतराज नहीं, आपको क्या ऐतराज है? तो दे नहीं रही है, सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है बंगाल की जनता के साथ में। कैसे सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है? सौतेला व्यवहार है, सुनिए, मनरेगा तक के पैसे रोके हुए हैं। आज 6 महीने पहले आप जांच करते रहिए, आप पैसे देते रहिए, फिर जांच करिए ना। आप पैसे दीजिए, पैसे देके फिर कैसे जांच होगी? आप जरा ये बात भी चलिए समझाइए। जब अपात्रों के पास पैसा पहुंच जाएगा फिर जांच कैसे होगी? अगर अपात्र होने की किसी की, अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई फ्रॉड होने की सूचना आएगी तो सबसे पहले तो पैसा रोका जाएगा ना, उसके बाद जांच होगी। तो इसमें गलत कहां है? फ्रॉड आपने प्रमाण कर दिया क्या फ्रॉड हुआ है कहीं पे? नहीं, जांच तो आप ही ने लगा दी। जांच आप मेरी बात, यानी कि कहीं ना कोई शिकायत या कोई शंका है ना? सुनिए, शिकायत तो ऐसा है कि इनके जो खुद के केंद्रीय मंत्री है निशित प्रामाणिक, उनके पिता के नाम से भी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अलॉटमेंट हुआ है। हाँ, तो जांच करिए, वही इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जांच करिए। शर्म आनी चाहिए इनको करप्शन की बात करने में। चलिए चलिए शिशिर बिजोरिया जी के पास आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर है, ये बात कर रहे हैं नैतिकता की। चलिए एक बार शिशिर बिजोरिया जी के पास है, उससे पहले हम अपने प्रसेनजीत बख्शी जी के पास जाना चाहेंगे। प्रसेनजीत बख्शी जी, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि जांच की कोई जरूरत नहीं और फंड्स रिलीज कर दिए जाएं? इतना आसान है मामला क्या? देखिए, मैं निखिल एक बात तो पहले कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में मनरेगा की जरूरत सबसे ज्यादा है, उसका मतलब है वो प्रदेश सबसे गरीब है। वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए मनरेगा के थ्रू उनको 100 दिन का कमाई चाहिए, नहीं तो वो भूखा मर जाएंगे। ये बात मैं कई सालों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो सज्जन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है, उनको भी ये समझना चाहिए, उनकी चीफ मिनिस्टर को भी समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में मनरेगा की जरूरत ज्यादा है, वो प्रदेश सबसे गरीब है। ये हकीकत है, तो ये पहले समझ लें। दूसरी बात बताया जा रहा है कि इतने लाखों घर जी चलिए आप तक हमारी हम तक आपकी आवाज 40 साल की वाम मोर्चे के समय से आज तक चल रहा है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम जिसमें सब लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, और इसको अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दे, इसको अगर किसी एक व्यक्ति, चाहे वो वीडियो या एसडीओ, ऐसा किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर डाल दे, तो ये गलत है। यहां पे ग्राउंड रियलिटी यह है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम, जो शिक्षा क्षेत्र में हुआ है, जो राशन हुआ है, जो आवास योजना में हुआ है, जो कुछ भी होते रहता है, ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम जो सबको पता है। और मैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये चीफ मिनिस्टर को भी पता है। चीफ मिनिस्टर को पता है कि कहां पे क्या हो रहा है, और ये चीफ मिनिस्टर, मैं उनके नेटवर्क को दावत देता हूं कि कहां थोड़ा सा भी पत्ता हिले तो उन तक खबर पहुंच जाता है। जी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जी क्या कह रहा है, उसका खबर भी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चीफ मिनिस्टर को ना बताए हुए, उनको पता नहीं है, ये सब कुछ हो गया है, ये बंगाल में पिछले 11 साल में हुआ ही नहीं। जी शिशिर बिजोरिया जी, ये हमारे संवाददाता करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्राइम है, और ये पहले सीपीएम क्या करती थी, अब टीएमसी के कार्यकर्ता है, आखिर उनको कुछ देना है, इसलिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको उसमें गोलमाल करते रहे, उनको मिलता रहे, चाहे गरीबों को मिले या ना मिले। निखिल जी, प्रसन्नजीत जी जो अभी बोले हैं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, एकदम सटीक बोले हैं, एकदम सटीक बोले हैं। और ये बयान मुख्यमंत्री महोदया ने खुद ने दिया है, उन्होंने खुद ने दिया है। 2 बार उनके जो ये 21 जुलाई का समारोह होता है उसमें बोला है
कि कट मनी लोगे तो हमारे पार्टी में मत आना, तो इसका मतलब उनको पता है कि लोग कट मनी ले रहे हैं। ये खुद बोली है, एक बार नहीं कई एक बार बोली हैं। और अब की तो जो 50 करोड़ रुपया का जो पैसों का पहाड़ दिखा है वो कहां से आ गया, वो कट मनी छोड़ के। अच्छा, एक और बात हुआ है कि ये 100 दिन के जो ये मनरेगा का काम, ये पश्चिम बंगाल सरकार अपना पीठ ठोक के, सीना ठोक के बोलता है कि हम देश में 1 नंबर है। अरे भाई, आप ये नहीं समझते कि आप पूरे प्रदेश को दारिद्र्य की रेखा में डाल दिए और इसको आप अपनी उपलब्धि समझते हैं और उसमें भी चोरी करते हैं, उसमें भी कट मनी लेते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बहुत जल्दी से बताइए, हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। देखिए, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। ये लोग मनरेगा को पर उपवास उड़ाना, मतलब गरीबों पर उपवास उड़ाना। जिस देश के अंदर में अभी इन्होंने कहा कि बंगाल, शर्म आनी चाहिए कि आज भी 80 करोड़ लोग राशन के लिए इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे राशन देंगे, तो 80 करोड़ लोग, तो भारत एक गरीब देश है। मुझे टीवी चैनल में बोलते हुए मतलब खराब लग रहा है अपने देश के लिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत है। लेकिन राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ना स्वयं प्रकाश जी कि सभी को मिल सके। ये नहीं, ये अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों की बात नहीं करेंगे और ये यहाँ पे मनरेगा का पैसा रोक करके बंगाल को बढ़ने से रोका जा रहा है। भाई साहब, डेवलपमेंट का परिभाषा आपको पता है? डेवलपमेंट का परिभाषा आपको पता है? डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, आपको परिभाषा पता है? नोटबंदी नहीं, अपने आप में ऑर्गेनाइज लूट थी, आप लोगों ने की, आप लोगों ने थोपी ऑर्गेनाइज। अच्छा, ये बताइए, लूट की छूट दे दें क्या स्वयं प्रकाश जी? लूट की छूट मिल जानी चाहिए क्या? लूट की छूट, स्वयं प्रकाश जी सुनिए, अगर लूट हुई है, उसमें जांच हो रही है, तो उस पर छूट दे दी जाए क्या कि जो सारा पैसा है वो एक बार देते रहे और उसके बाद में फिर उगाने का काम हो? ये जांच, देखिए, वेल प्रैक्टिस जहां भी होगी, हमारी पार्टी, अभी इन्होंने कहा पैसा पकड़ा गया, उस व्यक्ति को दल से निकाल दिया गया है। उस व्यक्ति की ना तो दल में जगह है, एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा, पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है। मैं अनुव्रत मंडल को निकाल दिए भाई साहब, अनुव्रत मंडल को निकाल दिए, अनुव्रत मंडल भाई साहब, अनुव्रत मंडल को निकाल के बोलिए ना, जिम्मेदारी है। चलिए, चर्चा को हम विराम देंगे क्योंकि दरअसल ये संदेश तो कम से कम स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये संदेश तो कम से कम निकल कर जाता है कि जो गरीब हैं उनका हक ना मारा जाए। ये सभी राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बार और जो शायद बहुत सारे लोग ऐतराज कर रहे हैं वो ये है कि योजनाओं के नाम में कुछ नहीं रखा है। दरअसल गरीबों का उत्थान होना चाहिए, उनके सर पर छत मिल सके, उसका नाम बदलकर, जब पूरे देश में कहीं नाम नहीं बदला गया तो आप पश्चिम बंगाल में उसका नाम बदलकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस पर भी विचार करिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी, और शिशिर बजोरिया जी आपका भी, और ग्राउंड अपडेट्स देने के लिए प्रसेनजीत बख्शी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अब जो गरीबों का पैसा है, जो गरीबों का धन है, वो उन तक पहुंचना चाहिए और ये कोशिश जो है वो सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और अब बात करेंगे उस एक नैरेटिव की जो इसके पहले विपक्ष दरअसल बनाता रहा है। ये बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में एक नैरेटिव बनाया जाता था मंदिर को लेकर के कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। दरअसल अब ये बीजेपी कह रही है, क्योंकि इसके पहले जो एक नैरेटिव था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की रैली में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान करके साफ कर दिया है। और राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा, यह कहना है अमित शाह का। उन्होंने त्रिपुरा की रैली में इस बात को साफ किया और राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया था और यह आरोप अक्सर गाहे बगाहे वो लगाया करते थे। विपक्ष कसता था तंज, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये अक्सर ये बात कही जाती थी, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। कई मौकों पर विपक्ष के इस नैरेटिव की अगुवाई करते दिखते थे राहुल गांधी स्वयं, और ऐसे में अमित शाह ने उनको घेरने की कोशिश की है। राम मंदिर दर्शन की शुरुआत की तारीख का ऐलान करके अमित शाह ने विपक्ष के उस नैरेटिव को खत्म किया है। और त्रिपुरा में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की। 2019 तक राहुल गांधी रोजाना पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अमित शाह ने ये जन विश्वास रैली में त्रिपुरा में कहा। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा को 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार मिलेगा।
इसके साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अदालत में राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली और वहां पर तमाम याचिकाएं पेश की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाया और भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है वो हो रहा है। सरकार ने मंदिर निर्माण की सारी बाधाओं को दूर किया और अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अमित शाह ने त्रिपुरा की रैली में कहा। और आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा त्रिपुरा की इस रैली में। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा आरोप करते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा या वहां पर दर्शकों के जो दर्शन हैं श्रद्धालुओं के वो शुरू हो जाएंगे। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। विकास, राम मंदिर आंदोलन, फिर राम मंदिर के साथ में जो पूरी राजनीति थी, राम मंदिर ने तमाम चुनावों को प्रभावित किया और विपक्ष का एक नैरेटिव कहीं ना कहीं आता था जिसमें राहुल गांधी भी उसको अगुवाई करते हुए दिखते थे, जिस पर प्रश्नचिन्ह उठाया है अमित शाह ने और साफ तौर पर कहा है कि पहले कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अब हम तारीख बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया है अमित शाह ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल। आमतौर पर विपक्ष के यही नेता हमेशा ये आरोप लगाते थे, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है और जिस तरीके से कार्य की गति है, उसके हम कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से राम मंदिर निर्माण ने आकार ले लिया है निखिल। और यहाँ तक की सूचना ये दी गई है कि लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। जो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया तारीख का, उसके उद्घाटन का, उसके शुरू होने का, तो अपने आप में ये बात को दर्शाता है कि राम उनके लिए राजनीति नहीं थी, आस्था का विषय था। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश के लिए राम जिस तरीके से पूजनीय रहे, आस्था के विषय रहे हैं, लेकिन राम के दिखाए गए मार्ग आदर्श हमेशा पूरे मानव जात को हमेशा आदर्श देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। और वही राम हमारे लिए राजनीति नहीं है, आस्था के विषय। इसको भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया और उसकी सरकार जब से आई, जिस तरीके से इस मुद्दे को, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को अटका के रखा गया, इस पर राजनीति की गई। ढेर सारे बड़े नेता वहां पर जाकर अयोध्या रामलला के दर्शन आज तक जिन्होंने नहीं किए हैं, वो लोग सिर्फ आरोप ही लगाते थे और वो स्वयं कभी नहीं गए। राम के नाम को लेकर तमाम सारी राजनीति हुई, लेकिन अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरी अयोध्या सज रही है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस तरीके से। विकास, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा भी सरक गया। दरअसल वो आरोप लगाती थी कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर के तमाम राजनीति करती है, लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि दरअसल राजनीति विपक्ष करता था, वो हमलावर होता था, कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता था। अब वो मुद्दा उसके हाथ से निकल गया। जी बिल्कुल निकल सही कह रहे हैं, ये मुद्दा विपक्ष के हाथ से बिल्कुल निकल गया है और कहीं न कहीं जो जन भावनाओं की बात थी, यहाँ राजनीति की बात नहीं दिखाई गई। सत्ता में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ है और तेजी से निर्माण कराया गया है, कहीं न कहीं उनकी राजनीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब वो क्या कहेंगे अब वो नहीं जानते हैं। वो शायद जिस तरीके से अमित शाह ने उनको मंदिर आने का निमंत्रण दिया है, तो शायद एक बार सोचेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो स्वयं तय करेंगे। लेकिन इससे पहले वो अयोध्या आकर भी रामलला के दर्शन नहीं किए थे। ये बात दर्शाता है उनको और तमाम और बड़े विपक्षी नेताओं को जो हमेशा भाजपा पे आरोप लगाते थे, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से निर्माण की जो गति है, निर्माण के कार्य हैं, वो दिखाता है कि एक नियत थी उनकी, एक अंदर की जो भावना थी वो जन भावनाओं के साथ थी और उसी के तहत राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और राम मंदिर की अब निर्माण की तिथि भी आ गई है, तो लोगों को इसमें बहुत उत्साह और खुशी है और मंदिर अपना आकार ले रहा है धीरे धीरे। आपने भगवान श्री राम के आदर्शों की बात की, उनके जीवन दर्शन की बात की, उनसे प्रेरणा पाने की बात की, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, थोड़ा अपडेट दीजिए कि किस तरह से राम मंदिर का जो निर्माण है
वो कहां तक पहुंचा है? 1 जनवरी 2024 की तिथि तो जरूर गृह मंत्री ने दी है। किस तरह से एक जो उत्सुकता है मन में कि कहां तक पहुंचा है वो निर्माण, किस तरह से चल रहा है? जी बिल्कुल, निर्माण समिति की बैठक अभी 2 दिन पूर्व ही अयोध्या में हुई थी। इसमें जो जानकारी प्राप्त की गई थी कि लगभग 60% काम मंदिर निर्माण का पूरा हो गया है। अब वहां पर इसका जो आतिथ्य गृह है उसका भी काम का निर्माण शुरू हो गया है। वहां पर जो पावर प्लांट लगाना था, वहां पर विद्युत प्लांट लगाना था, उसका भी निर्माण का काम शुरू हो गया है। मंदिर का लगभग निर्माण का 60% काम पूरा हो गया है और आने वाले समय में इस निर्माण मंदिर आकार अगर कहे निखिल तो मंदिर ने अपना आकार ले लिया है। उसके न्यू बेस का काम पूरा हो गया है और अब प्रथम तल के बाद अब मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जाना है। इस पर निर्माण कार्य चल रहा है और तमाम जुड़े और मंदिर वहां पर बनाए जा रहे हैं। जैसे वहां सुग्रीव मंदिर समेत तमाम ढेर सारे चीजें निर्माण की जा रही हैं। ये मंदिर अपने आप में देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की जो बात कही जा रही है, उसके निर्माण एक आकर्षक की पूरी दुनिया की निगाहें जिस पे थी, जो आस्था का विषय सदियों से था राम, उनके राम लला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अपने आप में उसका दिव्य स्वरूप, उसका अलौकिक स्वरूप रहे, उसके लिए निर्माण समिति तेजी से निर्माण कार्यों की निगरानी कर रही है और ये मंदिर आकार ले चुका है और ये भव्य स्वरूप आपको 1 जनवरी को जो गृह मंत्री ने कहा है आप वहां जाकर देखेंगे उससे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आम लोग भी निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे। राहुल गांधी को इन्विटेशन दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, लेकिन आम लोग तो निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे कि 1 जनवरी 2024 से कम वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए बहुत लंबी लड़ाई तमाम सारे लोगों ने लड़ी थी। और अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है महंगाई के चलते। महंगाई ने वहां जबरदस्त हाहाकार मचाया हुआ है और लोग हलकान हैं महंगाई से। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को प्लास्टिक बैग में गैस ईंधन भरने को मजबूर किया है। लोग प्लास्टिक बैग में गैस ईंधन भर के लेकर जा रहे हैं। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए का मिल रहा है तो 650 रुपए केजी चिकन मिल रहा है और इसकी कीमतों ने आम आदमी की पहुंच से रोटी गायब कर दी है। जानकार मानते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट ने पाकिस्तान की श्रीलंका जैसी स्थिति बना दी है, जहां पिछले साल लोगों को सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरना पड़ा था। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आज से एक और मार्च की शुरुआत कर दी है। आतंकी हमले के बाद इमरान खान को अपना सियासी मार्च रोकना पड़ा था, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें एक और बड़ा सियासी मुद्दा दिया है, जबकि इस स्थिति के लिए वे खुद भी जिम्मेदार हैं। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज 8 साल के सबसे नीचे की स्थिति में पहुंच गया है। 8 साल के सबसे नीचे की स्थिति में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि बगैर विदेशी कर्ज की मदद चुकाना मुश्किल है। यह संदेश चीन के लिए भी है कि उनके बगैर अब कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। साल 2023 की शुरुआत से ही पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में खतरे की घंटी बज रही है लगातार। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के आंकड़े को पार कर चुकी है। 25% के आंकड़े को पार कर चुके महंगाई दर। इसको समझा जा सकता है कि किस कदर महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। मौजूदा संकट के बीच स्थानीय मीडिया का दावा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद टेलीफोन करके डेडलॉक तोड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की शर्तों को मानने का वचन दिया है। उन्होंने फोन करके इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज ये लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। इस बीच शहबाज शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री को कर्ज अदायगी के लिए और वक्त मांगा है, क्योंकि चीन अपना कर्ज समय पर वापस चाहता है। जाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती चीन के भारी भरकम कर्ज हैं, जो उसके चुकाने से भी अब नहीं चुकते। उसके लिए बड़ी दिक्कत है। सवाल यह है कि 75 साल पुराना ये मुल्क आज तक विदेशी कर्ज पर क्यों निर्भर है, क्यों इस अपने आप पर ये आत्मनिर्भर नहीं बन सका है। मुल्क ने आतंकवाद और फौज की लंबी फहरिस्त की भरपाई के अलावा आम लोगों की सुध क्यों नहीं दी। आतंकवाद और फौज की लंबी फहरिस्त की भरपाई के अलावा आम लोगों की सुध क्यों नहीं ली, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं वहां के नागरिक भी पूछ रहे हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। लॉन्ग मार्च एक बार फिर निकाल रहे हैं इमरान खान, किस तरह से देखते हैं वहां की सियासत को, और साथ ही साथ महंगाई से जो हाहाकार है उसका जो दंश है वो आम जनता ही झेलेगी।
निखिल, इमरान खान की बात तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो मौके की तलाश में थे किसी राजनीतिक मुद्दे को लेके, लेकिन वो बात तो पाकिस्तान की जनता उनसे भी पूछेगी कि ये जो इतनी बड़ी भारी भरकम कर्ज के पाकिस्तान के ऊपर में है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं इमरान खान भी हैं। 4 साल से आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। सवाल सबसे बड़ा आज ये है निखिल कि सवाल सबसे बड़ा आज आप कह सकते हैं कि ये है कि ये डेथ ट्रैप जो है वो कैसे डेथ ट्रैप में बदल गया है। आपने अभी जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में जो श्रीलंका में क्या हुआ था, जो चाइना के जो डेथ ट्रैप था उसमें फंस के एकदम आप सोचिए कि वो बर्बादी के और खास्ता हाल इकोनॉमी के वो डेथ ट्रैप में फंस गया था चाइना, और लोग सड़क पर निकलने के लिए मजबूर थे। 2022 का आपने उत्तरी से देखा होगा कि कैसे वो राजभवन में और कैसे प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए थे। पाकिस्तान उसी तरह से वो डेथ ट्रैप जो है उसका वो डेथ ट्रैप में बदल गया है कि आज जब स्टेट बैंक ने अपना जो रिलीज किया है और उसने जो बताया है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसके 8 साल के सबसे नीचे स्थिति में है, यानी वो एक तरह से चाइना को ही ये मैसेज दिया रहा है कि भाई आप आज की हालत में हम आपको कोई कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते हैं जी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है, जो उसका राजस्व है, उसमें आधे से ज़्यादा आप कह सकिए कि पूरे के पूरे उसको इंटरेस्ट चुकाने में जाता है, और वो इंटरेस्ट उसको कोई आज का कर्ज नहीं है। वो इंटरेस्ट चाहे वो आज इमरान खान लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं वो उनका ही लिया हुआ कर्ज है या उससे पहले की सरकारें का है। ये पूरा देश मुल्क ये 75 साल से सिर्फ कर्ज पे ही चलाते रहे। इसका भुगताना आज आम आदमी भुगत रहा है, जिसको 10,000 रुपये आप एक सिलेंडर का उसको गैस सिलेंडर मिल रहा है, या आप देखिए कि 650 रुपये वहाँ चिकन मिल रहा है किलो। आटे चावल का तो हालत ये है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि बाजार में जाके वो खरीद सकता है। लेकिन ये बदहाल स्थिति है, ये दरअसल पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए भी बतौर पड़ोसी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्या कोई इसमें बीच का रास्ता कोई दिखाई पड़ता है कि किसी भी अब आप इस स्थिति को देखिए कि आप अफगानिस्तान में जब ये राशन ये सारे गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए यहाँ से भेजा गया, भारत से भी काफ़ी भेजा गया था, भले उस देश के साथ में आपकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं हो, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने उसको मदद किया है अभी इस संकट के बीच में भी। लेकिन वहाँ से आप ये देखिए कि बॉर्डर पे अफगान पाकिस्तान के बॉर्डर पे गेहूं का स्मगलिंग होता है, यानी पाकिस्तान में सप्लाई पूरी तरह से ठप है, और वो सप्लाई जो है अफगानिस्तान से हो रहा है, तो अफगानिस्तान के लोग तो उसको मजाक उड़ा ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निखिल ये है, जिस सवाल को आप उठा रहे थे कि ये 75 साल का ये मुल्क है, आज एक टूथपेस्ट से लेके और एक शैम्पू तक भी अगर वो डिपेंड है कि उसके यहाँ अगर वो आयात होंगे तभी वो इस चीज़ पे उसके यहाँ की भरपाई होगी। वो अपने लिए कुछ भी बना नहीं सका, लेकिन वो देश दावा करता रहा कि हमने परमाणु बम बना लिया है। ये डेथ ट्रैप जो है वो किस तरह से फंसा है निखिल, इसको देखिए कि IMF को आज उसने शहबाज शरीफ ने फोन किया है, जो आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे। दरअसल उसने IMF को फोन किया है डेडलॉक तोड़ने के लिए। IMF की शर्त क्या है? IMF कह रहा है कि आप पहले अपना जो टैक्स रेवेन्यू है उसको आप कलेक्शन बढ़ाइए। अब इस देश में जहां इतनी महंगाई है, 25% वहां पे आप ये देखिए अभी फिस्कल रेट है, और उसके बाद अगर वहां पे अगर टैक्स का बोझ लोगों पे डाला जाएगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वहां एक बिल्कुल एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। तो IMF को बनाने की जो बात हो रही है, डेडलॉक तोड़ने की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि सऊदी अरब और चीन ने भी ये कह दिया है कि हम IMF के शर्त पे ही अब कोई कर्ज देंगे, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान अभी कर्ज का जो चुकता करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर IMF कोई रूल फ्रेम करता है तभी वो अब उसके सबसे मित्र देश रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब रहे हों या चीन रहे हों, वो एक IMF का लाइन देखना चाहते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए बनी है कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं है एज ए नेशन कि उस पर कोई देश भरोसा करे, और एज ए नेशन वो इस हालत में नहीं है कि जो कर्ज की अदायगी का जो उसका प्रोसेस है वो मैकेनिज्म से वो कर्ज वापस कर सके। तो ये जो एक डेथ ट्रैप जो है उसको एक डेथ ट्रैप में बदल दिया है, जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका के मुहाने पे आज खड़ा है उस स्थिति में। जी निश्चित तौर पर तो एक खराब स्थिति में पहुंच रहा है पाकिस्तान, और उसका भुगतान जो है वो आम लोग वहां के कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा। थैंक यू। और अब वक्त है इस वक्त के देश हित का, और जब हम कहते हैं नारियों के लिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, तो हम साथ साथ ये भी जोड़ दें कि नारी अब केवल श्रद्धा ही नहीं है, पराक्रम भी है, वीरता भी है, दृढ़ता भी है और सेवा भी है। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात हुई हैं। पहली बार भारतीय सेना ने किसी महिला अधिकारी को इस पोस्ट पर तैनात किया है। पीएम मोदी ने कैप्टन शिवा की तैनाती की तारीफ करते हुए इसे देश की नारी शक्ति का जज्बा बनाया है। तो आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, इन्हीं दृश्यों के साथ। आप लीजिए इन दृश्यों का आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।